नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत में होने वाले हर दंगों से जुड़े पीएफआई के कनेक्शन की। जहांगीरपुर हिंसा मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें इस हिंसा को शाहीन बाग को एनटीसीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में जो शाहीन बाग में चल रहा था उसकी अगली कड़ी बताया है। ये कड़ी यही नहीं खत्म होती है। कल बिहार के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार पीएफआई के 2 आतंकियों से पूछताछ में जो बातें सामने आई है वह इस कड़ी को और आगे बढ़ाती हुई दिखती है। पूछताछ में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा तो हुआ ही है, साथ में भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना का ब्लूप्रिंट भी मिला है। मिशन इस्लाम 2047 के 4 चरण हैं। इस ब्लूप्रिंट में पहले चरण में हर इलाके में कम पढ़े लिखे मुसलमानों को भड़काना, उनके दिमाग में नाइंसाफी की झूठी कहानी डालना, उन्हें भारतीय होने से पहले इस्लाम का रक्षक बताकर बहकाना और फिर सीमित हिंसा मतलब जहांगीरपुर जैसी घटना को अंजाम देकर गैर मुस्लिमों के बीच में डर पैदा करना। दूसरे चरण में संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों की आड़ में अपने आप को सही साबित करना, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों और बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में खाई बना करके एक दूरी पैदा करना और मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना इसमें शामिल है। तीसरे चरण में मुस्लिम दलित गठजोड़ के जरिए राज्यों की विधानसभाओं और संसद पर कब्जा करना है, फिर संसद के जरिए सिस्टम मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका पर कब्जा करना। और चौथे यानी अंतिम चरण में जब संसद से सिस्टम तक कब्जा हो जाए तो फिर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की घोषणा कर देगा। पीएफआई के इस मंसूबे को पूरा करने के लिए उनका पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है और जो इस योजना को पूरा करने के लिए पीएफआई ने योजना तैयार की है उसमें उनके पुराने जितने भी इकोतंत्र के लोग हैं हर एक पॉइंट पे वो सारे एक्टिव हैं। अभी 2047 की डेडलाइन तय की गई है इस योजना को पूरा करने के लिए और पीएफआई की योजना के मुताबिक अगले 25 वर्षों में भारत इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों के लिए पीएफआई का यह प्लान किसी झटके से कम नहीं है। आज अपने मेहमानों के साथ पीएफआई के मिशन इस्लाम और हिंदू राष्ट्र के सपने पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद एसएसपी की जो एएसपी की एक बाइट है जो कि पीएफआई के दोनों आतंकवादियों के पकड़ने के बाद उन्होंने दी है वो भी हम बताएंगे। उस प्रतिक्रिया को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीएफआई का असली मंसूबा क्या है। इस मंसूबे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी है, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली से अक्सर दंगों की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा के 37 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंगा भड़काने में अहम भूमिका मोहम्मद अंसार, शेख सलीम और सलीम चिकना की रही। हिंसा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने कहा यह पूर्व नियोजित हिंसा थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अपनी चार्जशीट में यह खुलासा किया था कि जहांगीरपुरे के सी ब्लॉक के कुशल चौक जहां पर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, दंगे करने का तरीका पुराना ही था। वही छतों से पत्थरबाजी, वही पेट्रोल बम फेंकना, वही फायरिंग जो सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान नजर आई थी। दरअसल साल 2020 में असामाजिक तत्वों द्वारा इसे दूसरा शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया था। जहांगीरपुरे के सी ब्लॉक ईदगाह के पास सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट साइट भी शुरू की गई थी जिसे अवैध बांग्लादेशी महिलाएं, बच्चे और लोग चला रहे थे। चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, बयान और मौका वारदात की फॉरेंसिक जांच को शामिल किया गया है। हत्या के प्रयास, दंगा, मारपीट आदि सहित आईपीसी की 12 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कुछ आरोपी हथियारों से लैस थे जिन्हें फायरिंग करते देखा गया। शोभा यात्रा पर हमला किया गया। मोहम्मद अंसार, सलीम चिकना के अलावा जिन अन्य लोगों ने झड़पों में प्रमुख भूमिका निभाई उनमें इमाम शेख, तरबेज खान शामिल हैं। मोहम्मद अंसार सहित 5 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। 6 मार्च 2020 को दर्ज हुई इस मूल एफआईआर में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े दानिश के नाम भी शामिल हैं।
एफआईआर के मुताबिक उमर खालिद ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दंगों की साजिश रची। पीएफआई के मोहम्मद दानिश ने दंगों के लिए लोगों की भीड़ जुटाई और सभी दंगों की जांच में पीएफआई कनेक्शन निकला है। इसी पीएफआई के जिन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी कल पटना में हुई है, उन्होंने मिशन 2047 और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना की साजिश का खुलासा किया। भारत में होने वाले सभी दंगे पीएफआई के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं और सभी दंगाई आपस में भाई भाई हैं। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। मजहब एक, मकसद एक, मिशन इस्लाम 2047 और भारत में जितने भी दंगे हो रहे हैं उन सभी दंगों के कनेक्शन जो है वो पीएफआई से निकल रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में अनिल गर्ग जी है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। इसके अलावा हमारे साथ शकील नज़र हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा संजीव कौशिक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं शकील नज़र साहब आपसे करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा 2 चीज़ें हैं। एक जो कल शाहीन बाग वाले मामले को लेकर, जहांगीर पुरी वाले मामले को लेकर के जो चार्जशीट दाखिल की गई है, करीब 2000 से ज़्यादा पन्नों की ये चार्जशीट है और इस चार्जशीट को जो शाहीन बाग का मामला था 2020 के जो दंगे थे दिल्ली के, उस दंगे की अगली कड़ी के रूप में बताया गया है। और पीएफआई का कनेक्शन जिस तरीके से कल बिहार के फुलवारी शरीफ से जो 2 आतंकी पीएफआई के गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो खुलासे हुए हैं वो ये बताते हैं कि भारत में जितने दंगे हो रहे हैं, यानी एक दंगे से दूसरे दंगे जो है जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने की कड़ी है वो पीएफआई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये मिशन इस्लाम 2047 की जो बात सामने आ रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि पीएफआई और पीएफआई के जितने संगठन के लोग हैं जो कि स्लीपर सेल के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एक इकोसिस्टम के जरिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने मिशन को अंजाम तक पहुँचाने में लगे हुए हैं, आपको लगता है कि ये जो मंसूबा है वो भारत की एकता के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है? ठीक है जी, आदाब सारे जो दर्शक हमारे हैं इस वक्त देख रहे हैं। मैं एज ए इस्लामिक स्कॉलर पहले आपको ये कहूंगा, इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसको हम कहते हैं, इस्लाम जो रूट वर्ड है वो है सलामती, पीस, अमन। यानी कि इस्लाम का मतलब है कि भाईचारा फैलना चाहिए। इस्लाम का मतलब ही एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है कि अमन और अमान होना चाहिए। इस्लाम में किसी भी दंगे की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम किसी दंगे को आपका अलाउ नहीं करता है। अगर और जो ये जहांगीरपुरी वाली वायलेंस हुई स्टार्ट, ये शोभा यात्रा की वजह से स्टार्ट हुई थी, जो हम सब जानते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको पहले एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में चैप्टर 6 वर्स नंबर 108 जो आ रही है, उसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी धर्म के जो भगवान है, किसी भी धर्म के जो बाकी मौजूद है, उनकी आप कभी भी आप उनके खिलाफ मत बोलो। इसलिए क्योंकि आपस में आपके मजहब के खिलाफ बोलेंगे, उसकी क्या। शकील साहब मैं आपको यहाँ पर इस्लाम की शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया हूँ। मेरा जो सवाल है ना, वो सवाल, उस सवाल पे बात कीजिए आप। जो मिशन इस्लाम 2047 की बात मैं कर रहा हूँ उस पर बात कीजिए। कल जो पीएफआई के 2 आतंकी पकड़े गए हैं, उसने जो बात कही, उसने जो स्वीकार किया है, 2 बातें कही। एक, ना केवल इस्लामिक स्टेट की बात करिए, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना का पूरा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री की हत्या तक की बात आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश का खुलासा हुआ है और उसमें पीएफआई का नाम आया है और जो बाहर के जो आतंकवादी संगठन है उनसे उनकी साठगांठ का खुलासा हुआ है। पहली बार नहीं है, ये तो तीसरी बार मुझे लगता है कि इससे पहले पंजाब में भी एक बार इसी तरह की घटना हुई थी और पटना में ही 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी, जब चुनाव प्रचार में थे, उस दौरान भी उनकी सभा में जो है विस्फोट हुआ था और वहां भी जब जांच हुई थी तो उसमें इसी तरीके की बातें सामने आई थी। तो मैं मिशन इस्लाम 2047 के बारे में आपसे बात करूँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीएफआई की जो यह योजना है उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए ये तो हम किसी पे भी इल्जाम लगाते, चाहे आप पीएफआई पे इल्जाम या किसी और संगठन पे आप इल्जाम लगाए कि इनका मिशन है कि हम इस्लाम को, मतलब चाहे भारत में हम इस्लाम ला के भारत को हम इस्लामी देश बनाएंगे, हम किसी भी संगठन, ये खाली पीएफआई की बात नहीं है, हम किसी पे भी हर किसी मजहब में ऐसे इंसान होते हैं जो कभी भी कोई ऐसी बात कहेंगे जो इस्लाम, जो हकीकत में ऐसी बात नहीं होती है। ये बीजेपी के जो है ये प्रोपेगेंडे है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। कहीं पे भी मतलब कोई संगठन पीएफआई ऐसी कोई ये संगठन नहीं है कि हम इस्लाम पूरे भारत को मुसलमान बना देंगे। मतलब आप कह रहे हैं पीएफआई के जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं वो बीजेपी के इशारे पे ये बयान दे रहे हैं, ये सारा प्लान बीजेपी का है, अब ये कह रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं बेसिर पैर की बात है। अनिल गर्ग जी हमारे साथ स्टूडियो में है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अनिल जी जवाब दीजिए। पहले तो मैं शकील भाई को सुन रहा था, इन्होंने इस्लाम को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया, लेकिन इन्हीं की परिभाषा को अगर माने तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये मुझे बताएं कि अभी जो राजस्थान में सर कलम किया, गर्दन काट दी गई, वो इस्लाम के दुश्मन है, ये तुरंत घोषित क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ये कहते टेलीविजन पे आके कि हम सब लोग मिलके हम इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम इस्लाम को अच्छे से जानते हैं, हम उनको इस्लाम से खारिज करते हैं, इस्लाम ये सब इजाज़त नहीं देता? क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं ये जहांगीरपुरी में जो लोग अभी पकड़े गए हैं, जिन पर आज चार्जशीट दाखिल हुई, क्यों नहीं उनको इस्लाम से खारिज करते? क्यों उनका महिमा मंडित करते हैं? मैं कह रहा हूं सारे इल्जाम बीजेपी ने लगाए पीएफआई पे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ये जितने करते हैं ये इस्लाम के खिलाफ करते हैं, इस्लाम इसको स्वीकार नहीं करता। तो आप लोग तो स्कॉलर हैं, आप लोग टीवी के माध्यम से क्यों नहीं कहते? आप लोग सार्वजनिक मंचों पर आके क्यों नहीं कहते कि ये सब इस्लाम विरोधी है और हम इसको इस्लाम से खारिज करते हैं? आपके किसी इस्लामी स्कॉलर का बयान इसके पक्ष में, इसके विरोध में नहीं आया। जबकि आप उसको महिमा मंडित दंगा के आरोपी जब बेल पे छूट के आते हैं। मुकेश जी मुझे आधा मिनट दीजिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस्लाम को परिभाषित किया है, इस्लाम को मानने वाले सारे इससे उलट काम कर रहे हैं और फिर भी उनको महिमा मंडित कर रहे हैं और फिर बोलते हैं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये किस तरह के इस्लाम को परिभाषित करता है मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा रेखा चित्र खींचना चाहता हूं। आप एक दृश्य देखिए, अभी झारखंड में बात आई, झारखंड में बिना मतलब सब स्कूलों को उर्दू स्कूल घोषित कर दिया गया, इतवार की छुट्टी की बजाय शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी गई और शिक्षा अधिकारी कहते हैं मुझे इसका पता तक नहीं। और ये एक स्कूल में नहीं हुआ, ये वहां पे 2 जिलों को अगर नोट किया तो 2 जिलों के करीबन 80 स्कूलों में हुआ। नहीं 106 स्कूलों की लिस्ट है पूरी, जैसे उर्दू स्कूल घोषित यही मैं कह रहा हूँ। और वहां पे मिड डे मील भी होता था, वहां पे चार्ट बना हुआ है, शुक्रवार खाली है, इतवार को चार्ट पे नाम लिखे हुए हैं। आप मुझे बताइए कितना बड़ा ये गजवा हिंद बनाने की तैयारी है? नहीं इतना ही नहीं, इसमें और अनिल जी मैं एक चीज और जोड़ दूं, वहां के कुछ स्कूलों में, गढ़वा के में कुछ स्कूल है उर्दू स्कूल, वहां पर प्रार्थना बंद करा दी गई, वहां हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं कर सकते आप। हाथ जोड़ के नहीं हो रही, गढ़वा और दुमका दोनों जिलों में ऐसा बिल्कुल और अभी तो 2 जिलों का मामला आया है। ये सारी चीजें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां कैसे गजवा हिंद लगाया जा रहा है और इनके बारे में इस्लामी स्कॉलर क्या बोलते हैं? मैं तो बोलता हूं अगर ये सब वहां पे हो रहा है जिसके बारे में जानकारी मिली है, ये तो देश के विरुद्ध अपराध है, ये तो राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। क्यों नहीं उन पर रास्को लगाया जाए? क्यों नहीं केस एनआईए को दिया जाए? ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये सिर्फ एक छुट्टी की घटना नहीं है, ये घटना बिल्कुल सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और झारखंड वाली घटना भी दीजिए जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अब आप पटना की बात कर रहे हैं, पटना में जो 2 लोग पकड़े गए उन्होंने तो फुल प्रिंट प्लान बता दिया, उनको बता दिया 2047 में कैसे वो गजवा हिंद लगा के देश को इस्लामिक देश बनाएंगे, उनके पीछे कौन कौन लोग हैं, उन्होंने सबके रोलों को लोग बता दिए कि नीचे वाला लोग क्या करेंगे, हमारे मीडिया में स्कॉलर बैठ के क्या करेंगे, वोट मांगने वाले क्या करेंगे। इवन टीवी डिबेट में बैठने वाले जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनके लिए भी रोल है। आप ये देखिए राजस्थान में जो हुआ वो भी उनके सामने है, अमरावती में महाराष्ट्र में हुआ वो भी उनके सामने है, आजाद मैदान में पीएफआई का अध्यक्ष खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वो हम सबके सामने। और पीएफआई का कनेक्शन सब जगह क्यों नजर आता है? चाहे वो आपका एंटी-सीएए का मामला हो, चाहे आपका कोई भी मामला। देखिए पीएफआई क्या है मैं बताता हूं आपको। सिम्मी जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था, हमारे साथ और भी मेहमान हैं अनिल जी, हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, ये जो दंगे की रिपोर्ट चार्जशीट जो दाखिल की गई है और इस चार्जशीट में जो बातें कही गई है कि जो भी यहाँ पे हुआ है, जो भी जहांगीरपुरी में हुआ है, उस शाहीन बाग की अगली कड़ी है। आपको लगता है कि ये शाहीन बाग की अगली कड़ी है, अब जहांगीरपुरी की अगली कड़ी क्या होगी? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? और ये जो सारी चीज़ें घटना हो रही है, जो नुपुर के साथ हुआ, नुपुर के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी घटनाएं इसी कड़ी की हैं और इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए? देखिए आम आदमी पार्टी का तो सीधा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपजाई गई
एक ऐसी बात जो लोगों के बीच में रह के कंफ्यूजन पैदा करने की स्थिति लगातार कोशिश की जा रही है। और लगभग किस बात पे, ये किस बात पे संजीव जी, ये किस बात पे कह रहे हैं आप? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ हाँ, कि जिस कड़ी के बाद को जोड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में आप बता रहे हैं कि नहीं, मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया और मैंने कुछ नहीं जोड़ा है। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो चार्जशीट कल दाखिल हुई है, कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया, उस चार्जशीट में कही गई बातें हैं। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, सुदर्शन ने चार्जशीट नहीं दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर से ये बात कहती चली आई कि लगातार जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुए, जिस तरह से चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया थी, जिस तरह से तथ्यों को अनदेखा किया गया, इस पर प्रश्न तो लगातार आम आदमी पार्टी खड़ी करती चली आई। शुरू के दिनों से ही आम आदमी पार्टी। तो आपके हिसाब से जितने दोषी 37 दोषी जो हैं उसमें, और इसमें से 30 मुस्लिम हैं, तो वो आपके हिसाब से निर्दोष हैं? देखिए, जब दंगे हुए थे, निश्चित तौर पे ये कहना उचित नहीं है कि दंगों में कौन से वर्ग के कितने लोग मारे गए, लेकिन दंगे जब होते हैं तो निश्चित तौर पे उसके पीछे धर्म और धार्मिक ध्रुवीकरण तो होता ही है और उसी के आधार पर ही होता है। वो उस पर बात कर लेंगे संजीव जी। आप कह रहे हैं कि चार्जशीट गलत है, तो चार्जशीट में गलत क्या, ये बताइए आप। जो जिन 37 लोगों के नाम हैं, उन 37 लोगों में 30 नाम मुस्लिम भी हैं और 7 हिंदू भी हैं। तो वो जो 30 नाम है उस पर आपको आपत्ति है, या 7 हिंदुओं को जोड़ दिया गया है उस पर आपको आपत्ति है? आपको लगता है कि ये नाम जो 7 जोड़े गए हैं वो गलत जोड़े गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, या 30 नाम जो दिया है वो गलत है? किसको गलत कह रहे हैं आप? साहब, आम आदमी पार्टी तो शुरुआती तौर से पूरे प्रक्रिया को ही संदेह के नजर से देखती है कि जानबूझ करके इस तरह से साजिश रची गई और एक तरफा इसमें जांच की गई और इस तरह की रिपोर्ट दाखिल करने की बात हुई। मैं तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार और ये भी कहता चला आया कि निष्पक्षता की बात है, वो लगातार निष्पक्षता पे ही प्रश्न खड़े होते रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये भी उस समय कह रही थी कि जो कारण बताए गए, क्या यही कारण थे? उस समय जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिन लोगों ने उसके बीच में आग में घी डालने का काम किया, उसके बारे में कभी कोई संज्ञान लेने की बात नहीं हुई, कभी उन लोगों की चर्चा नहीं हुई। उसके बारे में जांच अलग है ना, उसकी जांच अलग हो रही है, उस पर चार्जशीट अलग से दाखिल होगा, उस पर गिरफ्तारियां अलग से हो रही। क्या एक ही केस में सारी चीज को मिला करके चार्जशीट तैयार होगी क्या? हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके के मुद्दे पर अच्छी दखल भी रखते हैं। त्रिपाठी जी, आपका क्या टेक? क्या आपको लगता है कि सही में ये जो चार्जशीट है सही दाखिल की गई है, और इसे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शाहीन बाग की अगली कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए, तो क्या इसकी भी अगली कोई कड़ी होगी, जहांगीरपुरी की भी अगली कोई कड़ी होगी? देखिए, इसमें मुकेश जी बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। पहले तो मैं 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु से पहले मैं अपने शकील भाई से और संजीव कौशिक जी को ये बताना चाहूँगा, राजनीति नहीं लाना चाहिए राष्ट्र के विषय में, राजनीति नहीं लाना चाहिए। अगर राजनीति की बात जैसे शकील जी कर रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जो ISIS है वो भी बीजेपी ने पैदा किया, सीरिया में भी बीजेपी ने पैदा किया, अल बगदादी को बीजेपी ने पैदा किया, अल जवाहिरी को बीजेपी ने पैदा किया, ओसामा बिन लादेन को बीजेपी ने पैदा किया। वो सही कह रहे हैं और ये अपने संजीव कौशिक जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ताहिर हुसैन था वो भी बीजेपी का पार्षद था जिसने बम फेंके। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब विषय आता है चार्जशीट पर। देखिए, चार्जशीट जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो होती है वो स्टेट होती है। तो चार्जशीट अगर गलत है तो ये आम आदमी पार्टी की, मेरी जानकारी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, प्रोसिक्यूशन उसके पास है, उसी ने चार्जशीट फाइल किया। तो ये 2 बातें कैसे कह रहे हैं? अगर चार्जशीट गलत है तो इन्होंने फाइल क्यों किया, और चार्जशीट सही है तो इसका मतलब है कि इन्होंने फाइल किया तभी तो, जिसमें 30 लोग मुसलमान हैं और 7 हिंदू हैं। अब बात आती है कि एक मुहिम चल रहा है गजवाए हिंद जी। आप सोचिए जरा, एक संगठन होता था सिमी को जब भारत सरकार ने बैन किया तो सिमी का दूसरा नाम हो गया PFI। तो उसका तो कार्य यही था। ये कार्य 1947 से उनका यहाँ से चल रहा है। इससे पहले भी जो युद्ध हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, अल तकिया के तहत ऐसे ही रही। जो स्पीकर लोग आते हैं वो क्या करेंगे, उनको बचाव करने का प्रयास करेंगे, दूसरा होगा वो मारेगा पीटेगा, तीसरा कहेगा अरे ठीक है, लेकिन प्रॉपर कंडेम ये नहीं करेंगे। एनीवे, मैं आऊंगा अनिल जी के पास जी। अब हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया। पुलिस ने कोई अपना फेक चीज नहीं बनाया है, पुलिस ने प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उन्होंने फोटो फुटेज लिया, फेस रिकॉग्निशन किया। फेस रिकॉग्निशन के बाद GPS के माध्यम से उनके मोबाइल फोन का लोकेशन लिया, तब उनको आइडेंटिफाई किया
तब उनका नाम लिया। आप नोट किया होगा आपने, मोहम्मद अंसार, वो पीस कीपिंग में भी था, जो दंगे में था वो पुलिस के साथ जाकर शांति बहाली कर रहा था, कमेटी में भी था, और बाद कमेटी में था। बाद में जब पुलिस ने उसकी फेस रिकॉग्निशन के तहत, जीपीएस लोकेशन के तहत उसको जब अरेस्ट किया, तब हुआ ये क्या है, सोनू चिकना, आपने देखा होगा, सोनू बिल्कुल फेस। आम आदमी पार्टी की आपत्ति शायद यही है कि भाई इतना टेक्नोलॉजी करके सही लोगों को क्यों पकड़ लिया। हाँ। कौशिक जी, क्या यही आपत्ति है क्या? कन्विक्शन, बिल्कुल आपत्ति इनकी यही है, और कन्विक्शन इसमें सबसे ज्यादा कौशिक जी मैं आपके पास आऊंगा। अभी हमारे साथ अनिल गर्ग जी स्टूडियो से हैं, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इसमें। जी, मैं अभी अपने संजीव भाई को सुन रहा था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं बहुत सारी डिबेट्स में रहते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि निष्पक्षता से जांच नहीं हुई। मुझे लगता है निष्पक्षता से जांच तब होती जब कोई भी मुसलमान उसके अंदर आरोपी ना बनाया जाता और सिर्फ हिंदुओं को बनाते हैं, तो आम आदमी पार्टी को लगता है ये पूरी निष्पक्षता से हुई। जब सीए का मामला चल रहा था, सीए को आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया या नहीं किया, तो हमने सबके सामने देखा है। जो प्रदर्शन हुआ, मनीष सिसोदिया का बयान था, हम उस प्रदर्शन के साथ हैं। उसके पीछे कौन खड़ा था, कौन फीडिंग कर रहा था? जो जामिया के दंगे हुए उसके पीछे कौन था, हम सबको मालूम है। सीलमपुर के जो दंगे हुए उसके पीछे कौन था, हम सबको मालूम है। लेकिन निष्पक्षता तब मानी जाएगी जब किसी भी मुसलमान को, चाहे वो वहां पे गोली चलाता हुई कैमरे के अंदर क्यों ना आ जाए, उसको हम निर्दोष मान लें और सिर्फ हिंदुओं को हम दोषी आरोपित करते हुए हम इनको चार्जशीट करते, तब तो निष्पक्षता है, वरना निष्पक्षता नहीं है। वरना निष्पक्षता कैसे होती? आप देखिए, जो 37 लोग हैं उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी। जब जिसको भी पुलिस ने उस दंगे को भड़काने का आरोपी पाया, उसको उनको ऊपर चार्जशीट लगाया। अब निष्पक्षता कैसे साबित होगी साहब? इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आई। ये कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिसी के कारण शकील साहब, संजीव भाई ऐसी बात कह रहे हैं। मैं संजीव जी के पास आऊंगा। शकील भाई है हमारे पास, शकील भाई से पूछूं। शकील नजर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चार्जशीट है, आपको भी आपत्ति है, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं उनको आपत्ति है, निष्पक्ष नहीं है? सबसे पहले मैं विरोध उस बात का करता हूँ, ये जो गुज़वा हिंद की बात हो रही है, इनको तो ये भी नहीं पता होगा गुज़वा हिंद कहते किसको है। आप बता दीजिए, क्योंकि आप शायद उस लाइन पे काम कर रहे हैं और उस लाइन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए, हमें नहीं मालूम है तो हमको तो गजवा हिंद बनने भी नहीं देना है। गुज़वा का मतलब भी नहीं बता सकते साहब, हमको गजवा हिंद का मतलब नहीं पता है तो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम गजवा हिंद बनने भी नहीं देंगे। कोई भी हदीस की बुक है, भाई ये आसमानी किताब है ना, आसमानी किताब को मानने वाले। शकील साहब, आप 100 साल भी लगे रहे तब भी हम कह रहे हैं कि गजवा हिंद नहीं होने देंगे। आप हमें डेफिनेशन समझाए या ना समझाए, हमको ठीक से मालूम है। तो ये तो आपने खुद ही निकाला है ना, तभी नहीं। लेकिन अनिल जी, मैं आपकी इस बात का विरोध करूंगा। आप स्टूडियो में बैठ करके बोलते रहिए, वो अपनी कार्य योजना पे काम कर रहे हैं। 25 साल का वक्त बचा हुआ है। 25 साल के बाद स्थिति क्या होगी हम नहीं कह सकते। जिस तरीके से सोए हुए हैं आप लोग, स्टूडियो में केवल चिल्ला के बोलते हैं मुझे नहीं। आपने क्या किया है? नहीं बनने देंगे, क्या किया है आपने? पिछले कुछ सालों को घटनाक्रम पे नजर डालिए, जो इनकी विदेशी फंडिंग थी वो पूरी तौर पे रुक चुकी है। लगातार कार्रवाई है, तभी तो ये सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ये इनकी हताशा है, इनका जो एक फार्मूला था वो रद्द होने पे आ गया, ये उनकी हताशा दिख रही है। और अब ये समझाने पे लगे इस्लामिक स्कॉलर आके कि इस्लाम तो ये कहता है। मैं ये कहता हूँ, मैं तो शकील साहब की बात मान रहा हूं, इस्लाम बड़ा प्रेम का संदेश देता है, लेकिन जो इस्लाम के नाम पे हत्या करते हैं, क्यों नहीं आप टीवी पे आके उनको खारिज करते कि ये एंटी इस्लामिक है, हम आपको इस्लाम से बाहर करते हैं? क्यों उनके समर्थन में बात कर रहे हैं? नहीं भाई, ये तो गजवाए। देखिए, ये जो अभी जो पीएफआई, ये जो ब्लूप्रिंट सामने आया है, एक बार भी कहा है नहीं ये जो कि जिन लोगों ने उनका कत्ल किया, कन्हैया कत्ल किया, जिन्होंने उमेश कलौर को माना है, वो इस्लाम नहीं हो सकता, वो इस्लामिक हो ही नहीं सकते, और हम उनको इस्लाम से खारिज करते नहीं कहा। आपको लगता है नहीं? वो तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वो तो शहीद का दर्जा लेंगे। और आप सोचते हैं आपकी बात समझ रहे हैं? शकील साहब, आप ये बताइए, किशन लाल की हत्या, उमेश कोहली की हत्या, आप इसको जायज ठहराते हैं? सॉरी, उमेश कोहली की जो हत्या हुई अमरावती में, जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, इसको आप जायज ठहराते हैं? मैं यही बोल रहा हूँ, चैप्टर 5 वर्स नंबर 32 कुरान में लिखा है, किसी भी इंसान की जो मासूम हो, आपने एक इंसान का कत्ल किया, आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ये है इस्लाम। तो फिर जो हत्यारे हैं, जो इसके हत्यारे हैं, जो पुलिस की गिरफ्त हैं, आप उसको इस्लाम से खारिज क्यों नहीं करते? सॉरी, जो हत्यारे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो हत्यारों को आप इस्लाम से खारिज कीजिए। तो आप लोगों का कोई भी बयान अभी तक किसी भी जो आपके स्कॉलर हैं, ना आपकी तरफ से किसी मुल्ला का, ना किसी मौलवी का, ना किसी स्कॉलर का, आकर के बोल तो देते हैं, लेकिन उसको सजा क्या देते हैं? मैं इसका आंसर सुनिए। इस्लाम में
कोई अगर गुनाह करता है, कोई किसी ने जिना किया, किसी ने कोई चोरी करी, ये उसका अपना एक गुनाह है। हम इसकी वजह से उसने गुनाह किया, उसको तो आखिर में बदला में यहाँ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अगर आप भाई साहब पुलिस फतवा एक्शन तो लेगी, मैं कह रहा अरे हूं, भाई साहब फतवा तो आप लोग तुरंत इस्लामिक स्कॉलर क्या कह नहीं रहे नहीं हैं? जो आपके हिसाब से काम नहीं करता है, फतवा तो आप लोग तुरंत जारी कर देते हैं कि भाई तुम्हें जींस नहीं पहनना है, तुम्हें मोबाइल पे नूपुर मोबाइल नहीं शर्मा ने रखना है, एक बात कही, तो आपने तो आपने फतवा कहा तुरंत जारी कर अपराध देते है। हैं। आपने फिर क्यों कह दिया? फिर भी पुलिस तय कर देती है वो अपराध है कि नहीं? आपने उस समय क्यों तय कर दिया? आपने टीवी में बैठकर तुरंत तय कर दिया, और आप जो मर्जी कहते रहे, वो कोई अपराध नहीं है। अगर कोई अगर उसने अपनी जिंदगी नहीं, में, अगर उसने अपनी जिंदगी किसी, चलिए इस पे देखिए चर्चा दूसरी तरफ जा रही है। हम लोग यहाँ पर मिशन इस्लाम 2047 की चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चे के हिसाब से उस जो ब्लूप्रिंट मिला है, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से टेलीविजन चैनल के पैनल में बैठने वाले इस्लामिक स्कॉलर के लिए भी भूमिका तय की गई है कि आपको क्या बोलना है, किस तरीके से गलत चीज़ों को डिफेंड करना है, जस्टिफाई करना है। तो शकील साहब, मैं कहूँगा आप उस जो इकोसिस्टम है उसके सिस्टम के पार्ट होकर के अभी हमारे साथ बैठे हुए, या इस सिस्टम से अलग हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ सभी लोग इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अगर शामिल होते तो जो आतंकी पकड़ा गया है, जो ब्लूप्रिंट में ये भी लिखा है कि अगर 10% मुसलमान साथ दें तो इन काफिरों को जो है हम लोग जो है डरा के धमका के लड़के जो है देश को जो है, भारत को जो है गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट बना देंगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग, जो 90% लोग हैं इस्लाम में, वो इसमें शामिल नहीं है उस रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप उस 10% वाले में है या 90% वाले में? शकील साहब ये आप बता दीजिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं, आपकी बात कथनी और करनी में मुझे थोड़ा सा जो है फर्क लग रहा है। देखिए, मेरा एक क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि इस्लाम जो मुसलमान है कि उसको, वो किसी भी इंसान को, हम इस्लाम में चैप्टर 3 में ये लिखा गया है कि हम किसी और इंसान पे जबरदस्ती नहीं कर सकते अपने मजहब में लाने के लिए। बड़ी बात है, इसको अरबिक में कहते हैं ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन द रिलीजन। मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं। हम किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान जबरदस्ती नहीं, वो मुसलमान होगा ही नहीं। अगर आप जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाते भी हो, वो मुसलमान है ही नहीं। आपने किसी को जबरदस्ती, आप बोल रहे हैं कि हम मिशन इस्लाम के थ्रू हम किसी को इस्लाम में लाते हैं, वो अगर जबरदस्ती आप तो इस हिसाब से तो भारत का कोई भी मुस्लिम जो है उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो सब तो फोर्स करके बनाया गया है, सब तो कन्वर्टेड है। नहीं, एक होता है कि कोई इंसान अपनी रजामंदी से इस्लाम को कबूल करे तो वो अलग बात है। किसी नहीं, रजामंदी से कहा, आप लोगों के जो पुरखे थे वो तो हिंदू थे, और उसको आक्रांताओं ने फोर्स करके तलवार की नोक पे उसे इस्लाम कबूल करवाया। ये तो इतिहास है ना। देखिए, आपको किसी आप बात आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मैं उस इतिहास में थोड़ा ही था, मैंने जो किताबों में पढ़ी है, आप लोगों जैसे विद्वान लोगों से जो सुना है, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ। बिल्कुल, इस वक्त तो मैं आजाद हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरे पास ये चॉइस है कि आई कैन कन्वर्ट माय रिलीजन टू इस्लाम। मैं इस्लाम, मधु मुकुल जी बहुत देर से सुन रहे हैं बात को। इस्लाम अच्छा लगा तो मैं तभी इस्लाम में हूँ, मैं जबरदस्ती इस्लाम में नहीं हूँ। मैं तो अडल्ट हूँ, मुझे ये भी पता है, मेरे सामने हिंदुइज्म की बुक्स है। ठीक है, आप हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके पूर्वजों की बात कर रहा हूँ। मधु जी क्या कहेंगे, आपका क्या टेक है? देखिए, बाकायदा ये अपने धार्मिक पुस्तक को मान रहे हैं। एक प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वर्ष 4 सूरा 101 को मानते हैं अपने धार्मिक पुस्तक के? क्या वर्ष 9 सूरा 123 को मानते हैं? अगर ये मानते हैं तो ये जो कह रहे हैं गलत है, नहीं मानते हैं तो इनको क्या कहें? रही बात संजीव जी की बात में, ये कहना रह गया था, हमारे संजीव भाई को क्यों बुरा लग रहा है जो चार्जशीट फाइल हुई? आपने नोट किया होगा, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी कहीं अगर मरता है या मारा जाता है, चाहे राइटली या रॉन्गली, जेट स्पीड से अरविंद केजरीवाल जी पहुंच जाते हैं। लेकिन अंकित मर जाए, डॉक्टर नारंग मार दिए जाएं, या और भी अन्य मार दिए जाएं, उनकी स्कूटर भी नहीं चलता, वहां तक वो नहीं जाते, दिल्ली में ही। तो एक इनके लिए तो एक विषय है, अगर हिंदू फंसता है तो ठीक है, अगर मुसलमान है तो निर्दोष है। तो इनकी तो ये एक ऑलरेडी इनका बिल्कुल। संजीव जी सुन रहे हैं, संजीव जी जवाब देंगे? जी बिल्कुल मुकेश जी, एक शब्द है टूल किट, भारतीय जनता पार्टी ने ही याद किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले ये सारे टूल किट हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की जब बातें की जाती है तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है। सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। सुनिए तो एक बार सुन लीजिए, सुन तो रहे थे हम, एक बार सुन लीजिए, तो हमारी बात भी तो सुन लीजिए। संजीव कौशिक जी पत्रकार भी है, तो टूल किट को अच्छे से जानते हैं जी। टूल किट लेके चल रहे हैं। ये ट्रैप में उलझाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से हिंदू मुसलमान की बातें होंगी,
मुसलमानों के ऊपर अत्याचार की बात होगी उसका आप पक्ष लेंगे और आपको ये कह दिया जाएगा कि आप अल्पसंख्यकों के हिमायती हैं और हम बहुत बड़े पुरोधा हैं बहुसंख्यकों के। तो ये राजनीति की भाषा और राजनीति के गुण को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। देखिए मूल बात यह है कि जब गजवाए हिंद की बात होती है, शरीयत से चलेगा हिंदुस्तान, ये कौन कहता है? पीएफआई की बात आती है, कौन हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? और पिछले 7-8 वर्षों से देश में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है। जब कभी भी कहीं कुछ इस तरह की बात निकलती हो, चाहे उत्तर प्रदेश में दंगे होते हो, दिल्ली में होते हो या बिहार में इस तरह की जब चिट्ठी पत्री पकड़ी जाती है और लोग पकड़े जाते हैं, तो अचानक ये सारी बातें समझ में आने लगती है और फिर ये चर्चा में पीएफआई आ जाता है। साहब बैन क्यों नहीं करते इसको? जल्द से समाप्त क्यों नहीं करते? ये कहानी खत्म क्यों नहीं करते? संजीव जी तो इसी के तहत तो पकड़ा गया है ना, वो आतंकी खुद आकर के तो सरेंडर नहीं किया ना। नहीं, वो ब्लूप्रिंट आकर के खुद तो नहीं बताया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ब्लूप्रिंट नहीं बताया गया ना। पीएफआई संजीव भाई आप बताइए, पीएफआई आपकी नजर में एक देशभक्त संगठन है क्या? अनिल जी जॉर्ज सोरोन की भाषा बोल रहे हैं, जॉर्ज सोरोन की भाषा बोल रहे हैं टूल किट में। संजीव जी पीएफआई आपकी नजर में एक देशभक्त संगठन है क्या? मधु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैंने कहा कि वही यही तो ट्रैप है जिसमें आप जाना चाहते हैं। सरकार क्या कर रही है आप इसकी बात मत करिए, आप क्या कह रहे हैं इस विषय पे आप अपनी बात करिए। अनिल जी कभी आम आदमी पार्टी ने कहा हो कि पीएफआई को आप बैन नहीं कीजिए, उस पर कार्रवाई नहीं कीजिए? मैं ये कह रहा हूँ आप क्यों नहीं मांग करते? आप भी 2 राज्यों में सरकार में हैं, आप भी 2 राज्यों में सरकार में हैं, आप क्यों नहीं मांग करते? नहीं, पीएफआई का मुख्यालय तो दिल्ली में ही है ना कौशिक जी। अनिल जी लोग जो जानते हैं शाहीन-बाग में जहाँ पर ये हुआ था, बिल्कुल, तो आप बैन कीजिए ना। आप क्यों नहीं इसकी डिमांड? दिल्ली सरकार क्यों नहीं करती? एंटी कंट्री है। दिल्ली में उसका मुख्यालय है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बैन करती है? दिल्ली में तो सारे बैन नहीं करती। मैंने कहा आम आदमी पार्टी अगर उसको देश विरोधी मानती है तो क्यों नहीं मान करती? दिल्ली जलती रही और देश के गृह मंत्रालय से आदेश तक नहीं आया, दोनों हाथ बांध के बैठे रहे कि यदि इस तरह के दंगे होते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी बदनाम होगी। आम आदमी पार्टी अन्य विषय पर बहुत मुखर होती है, इस विषय में क्यों नहीं अपना मुंह खोलती? हो तो बताइए, आप लोगों ने देखा, इससे बड़ा कोई दुराव और हो तो बताइए। आपको एक्शन लेना चाहिए, यदि समय पे एक्शन लेते तो इतने लोगों की मौत नहीं होती, जान माल की नुकसान नहीं होती, लेकिन जानबूझ के आपने दिल्ली भाई ये एक्शन लेने का ही परिणाम है कि जो बिलों में आपके पार्षद थे वो सब बाहर आ रहे हैं और आपके पार्षद का ही परिणाम है। और ये आपके पार्षद जो पकड़े गए हैं इस दंगे के आरोप में, ये एक्शन ही तो है और क्या है? ताहिर हुसैन, उसके घर, उसकी छत, उसकी छत पे पत्थर, ये एक्शन लेने का ही परिणाम है। पेट्रोल पंप दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली हम लोगों ने देखा है, लगातार देखते हैं कि बिन बुलाए किस तरह से जामिया में घुसते हैं और बुलाने के बाद में भी जेएनयू में जाते हैं। नहीं, यही तो एक मजेदार चीज है। अगर वो अपराधियों का पीछा करते हुए जामिया में घुस जाते हैं तो भी अपराधी हैं, अगर वो यूवीसी के बिना बुलावे पे जेएनयू में नहीं घुसते तो भी अपराधी हैं। 3 घंटा लगातार फोन करने के बाद में आपके नजर में यूनिवर्सिटी में घुस जाए तो अपराधी है, नहीं घुसे तो अपराधी है। जिसके वीडियो फुटेज रहते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है और जबरदस्ती जामिया में जाकर के क्या क्या होता है कार्रवाई, तो वो सब देखिए जो तथ्य है वो सामने है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहीं कोई देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, कोई कर रहा है साजिश, या इस तरह से जो सामने दिखाई दे रहे हैं, सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। केवल और केवल सरकार ने एक्शन लेने के बाद ही चार्जशीट तैयार की है ना, गिरफ्तारी किया, फिर उसको जांच पूरी की, जांच पूरी करने के बाद जो चार्जशीट दाखिल किया, और आप चार्जशीट पे सवाल उठा रहे हैं। और आपने ही फाइल किया चार्जशीट आपने ही फाइल किया, सरकार ने किया, तैयार केवल पुलिस ने किया, दाखिल तो आपने किया। कौशिक जी के सामने उकसा गए हो, देखो शोभा यात्रा पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। किस पे क्या जी? शकील साहब कुछ बोल रहे हैं जी, फिर से बोलिए एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ शोभा यात्रा पे तो क्वेश्चन नहीं है, आप शोभा यात्रा निकालकर मस्जिद के सामने मुसलमानों को उकसाओगे बिना परमिशन। अच्छा तो मतलब मस्जिद के सामने से, मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा गुजरेगी तो मुसलमान नाराज होकर पत्थर फेंकेंगे और वो जस्टिफाइड है। शकील साहब आप ये कहना चाहते हैं मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा गुजरेगी तो उस पर पत्थर बरसेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बरसर नहीं बरसेंगे। आपका क्या कहने का मकसद है? सामने से निकल गए उस पे पत्थर तो नहीं बरसेंगे। आप मस्जिद के सामने खड़े रहकर मस्जिद में सिर्फ मुसलमानों को गालियां निकालोगे। आप किसने गाली निकाली? ये सुनाओ जरा,
किसने गाली निकाली? सुनाओ, दिखाओ। बिल्कुल, आप वो वीडियो हम देखिए गोली जो जहांगीरपुर में क्या बात कर रहे कट्टे लेके नहीं हैं? निकले? शकील साहब, क्या शकील कट्टे साहब, नहीं तो निकले? आपको ये वीडियो पुलिस को देना चाहिए ना, आपको ये पुलिस को देना चाहिए था, शकील जांच साहब, एजेंसी देना चाहिए था मस्जिद वीडियो। के आगे से निकलने वाली शोभा यात्रा पे पत्थर पड़ेंगे और आप उसे जस्टिफाइड करेंगे और लोग मान लेंगे ऐसा होने आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, लग चुके हैं। आपके पास ये अगर वीडियो है तो आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को जिन्होंने आपसे बात की, आप भेजो उनको। क्या आपने शोभा नहीं, आप भेजो, अभी भेजो, मैं दिखाऊंगा उसको। आपके पास वो अगर है विजुअल, आप झूठ कुछ भी मत बोल दो ना आप शकील साहब, कुछ भी मत बोल दो आप चैनल पे बैठे हुए आप कुछ भी बोल रहे हो। मुकेश नहीं, जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कट्टे या बाकी सारी जो चीजें सामान लेके बिना परमिशन के आपने यात्रा निकाली या नहीं? दिल्ली पुलिस बिना ठीक है, परमिशन के होगी तो उसको गोली मारी जाएगी नहीं, क्या? नहीं, बिना उसमें पत्थर उछाले जाएंगे क्या? बिना परमिशन के निकला तो पुलिस कार्रवाई करेगी, कंप्लेन करो ना। करेगी ना। या आपको अधिकार दे दिया कि आप उसे पत्थर मारिए, गोली मारिए। बिल्कुल बात, देखिए समय की कमी है, बारी बारी से मैं 30 सेकंड सबको दूंगा अपने अपने आखिरी कमेंट्स के लिए। अनिल जी, देखिए ऐसा है, जो आपका आज का विषय है 2047 को गजवा हिंद घोषित करने का, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, इस पे एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। मैं आपको 2-3 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म पे नमाज अदा की जाती है, एयरपोर्ट पे नमाज अदा की जाती है, अभी नया मॉल खुला उसमें नमाज अदा, जबकि खुले में नमाज अदा करना अभी मना कर दिया गया है। क्यों दिखाया जा रहा है? ये एक तरह से सीन क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे लोग यत्र तत्र सर्वत्र हैं और वो जहां मर्जी जैसे मर्जी भगवान की इबादत करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें हर लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। भाई अपना काम कर रहे हैं, जो नीचे के लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो हत्या करने का काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। रोल बांटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे इंटरकनेक्टेड है और ये इस बात को मानने को इनकार करते हैं। देखिए पुराना दौर चला था, राजा आता था, मुस्लिम राजा आता था, तलवार की जोर उठाता था, सूफी संत आते थे, वो इस्लाम की खूबियां बनाते थे और दोनों का एक ही कार्य होता था, लगातार लोगों को कन्वर्जन करना। और इसी तरह के भारत में, चाहे शकील साहब माने या न माने, जितने भारत के मुसलमान हैं 99% लोग उसी योजना के अनुसार कन्वर्टेड हुए हैं, या तो सूफी संत से प्रभावित हुए हैं या तलवार की नोक से डर के प्रभावित हुए हैं। तो ये एक तरीका उस समय चल रहा था, आज भी कुल मिला के ऐसा ही कुछ तरीका चल रहा है। टूल किट की बात अभी संजीव भाई कर रहे थे, ये टूल किट को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये भी टूल किट के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि ये भी जानते हैं किस तरह से टूल किट के हिसाब से किस चीज को कैसे लागू किया जाता है, इसलिए संजीव भाई को टूल किट मालूम है। संजीव जी जवाब देना, 30 सेकंड आपके पास। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से हिंदुस्तान की तस्वीर बनी है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की जो रणनीति रही है, यही वो रणनीति है जिसके बदौलत वो लगातार कहती है कि हम 50 सालों तक राज करेंगे। हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि 15% का भय दिखा करके 85% के वोटरों पे यदि आपकी यदि निगाहें हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह की बातें होंगी और आपको डराने का प्रयास किया जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट के राज्य में हम लोग रहते हैं। आप अपनी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे से डिफेंड बहुत अच्छा करते हैं, आप उनकी नीतियों को अच्छे से बोल रहे हैं। चलिए, तरक्की मिले आपको आपकी पार्टी में। शकील साहब। शुक्रिया मुकेश जी। शकील जी जी अपनी आखिरी बात में ये तो देखिए, इस्लाम में जो ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, ये मिशन इस्लाम के साथ इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे लोग। हर किसी को चॉइस है, आपको भी अगर हिम्मत है आप भी अपनी मजहब की दूसरों को प्रचार करिए। अगर लोग हमारे मजहब में वो नहीं, हम घर वापसी तो करा सकते हैं, लेकिन आप अगर घर वापसी करना चाहते तो हम करा देंगे। प्रचार करना साहब एक काम है और षड्यंत्र करना दूसरा बात। जन्म से ही हिंदू, प्रचार करने को कोई मना नहीं कर रहा, षड्यंत्र करने को मना कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रचार करना एक बात है, षड्यंत्र करना दूसरी बात है। हम लोगों को पोलाइटली मैसेज पहुंचा सकते हैं। पोलाइटली मैसेज नहीं पहुंचा रहे ना, जबरदस्ती नहीं। तलवार की नोक पे पोलाइटली मैसेज है। जबरदस्ती की शकील साहब, तलवार की नोक पे पोलाइटली मैसेज है। अनिल जी आपका समय हो चुका। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, मैं आखिरी समय की कमी है। त्रिपाठी जी शकील, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। संपूर्ण देशवासियों को, सरकार को बिल्कुल तैयार होकर के तरीके से इसको टैकल करना होगा, क्योंकि इकोसिस्टम इनका बहुत स्ट्रांग है। सिस्टम में ये लोग घुसे हुए हैं, चाहे 1% हो या 2% हो। आप देखिए, जो बिहार में पकड़ा गया है, जो ट्रेनिंग देता था वो रिटायर्ड एसआई है, सब इंस्पेक्टर है। बिल्कुल, आप देखिए वो व्यक्ति जब सब इंस्पेक्टर रहा होगा तो कितना हरास किया होगा। बहुत सारे ऐसे, जैसे देखिए अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके विषय में आ रहा है कैसे रात को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो पीएफआई जो सिमी का एक दूसरा प्रतिरूप है, वो पीएफआई के रूप में कार्य कर रहा है। सरकार को हमारे पूरे सिस्टम को जागरूकता के साथ इनको टैकल करना होगा। राष्ट्र की और अपने सिटीजन्स की रक्षा करने के लिए
बिल्कुल, आपका ऑडियो चला गया है। हमारे पास समय की कमी है। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अनिल गर्ग जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, संजीव कौशिक जी आपका और शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें रखें। लेकिन जो बातें हमने शुरू की थी यहाँ पर, जिस मिशन इस्लाम 2047 की बात हम शुरू कर रहे थे, मजहब एक है, मकसद भी एक है, उस पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि ये जो मकसद है वो बड़ा ही खतरनाक है। ये केवल भारत को एक इस्लामिक स्टेट के रूप में स्थापित करने की बात नहीं करता, बल्कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका दे रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।